हे एवरीवन, माई सेल्फ शुभम कुमार और आई एम सी ए फाइनल स्टूडेंट और मैंने जस्ट अभी May 24 का अटैम्प्ट दिया हुआ है। और आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो सी ए फाइनल में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में होने वाला है। एक्चुअली ये जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन पेपर हमारे ICAI ने इंट्रोड्यूस करा है, इस पेपर को लेकर हमने काफ़ी ज़्यादा गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया था। और इस गलत एक्सपेक्टेशन को सेट करने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये था कि हमने May 24 अटैम्प्ट के पेपर को देखा। और May 24 का अटैम्प्ट वाज आई थिंक इन माय ओपिनियन इज एन एक्सेप्शनल केस, और उस स्पेशली फॉर पेपर 6। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि ICAI ने इस सब्जेक्ट को लेकर जो भी गाइडलाइन या तो फिर जो भी केस स्टडीज इशू करी थी वो काफ़ी ज़्यादा लेट इशू करी थी। और उस कारण से हुआ ये था कि हमने स्टूडेंट्स को उन पेपर 6 को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया था, और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ने ज़्यादा उस सब्जेक्ट पर टाइम दे नहीं रखा था, जिस कारण से ICAI ने May 24 अटैम्प्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा। और उस बेसिस पे हमने अपने एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी गलत सेट कर लिया कि ICAI हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। बट November 24 अटैम्प्ट में यू ऑल नो व्हाट हैपेंड टू अस इन पेपर 6। इट वाज कम्प्लीटली अ ड्रास्टिक पेपर। किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये पूछा क्या है ICAI ने, और हम कैसे इस सब्जेक्ट को 4 घंटे में कंप्लीट भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बनकर आया था। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डील करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इस पेपर को 4 घंटे में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इवन इफ ICAI कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले। तो स्टार्टिंग विथ द पेपर पैटर्न जो ICAI हमसे पूछती है, इसमें पेपर 6 में हमें टोटल 5 केस स्टडीज़ देखने को मिलते हैं, और उसमें से हमें 4 केस स्टडी बनाने के रहते हैं। और अगर हम केस स्टडी की बात करें तो प्रत्येक केस स्टडी में 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं, जिनका वेटेज 4, 5 टू 6 मार्क्स होता है। और इसके अलावा 5 MCQs हमसे पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के, जिस पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इस हिसाब से अगर 4 केस स्टडीज़ की बात की जाए तो ओवरऑल पेपर हमारा सेट होता है, और उसके बेसिस पे हमें 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने पड़ते हैं और 40 मार्क्स के MCQ लिखने रहते हैं। कमिंग टू फर्स्ट MCQ पोर्सन, जो कि मुझे लगता है कि देखने में ईजी लगता है। मतलब ये MCQ बस अकॉर्डिंग टू मी MCQ का नाम MCQ कर दिया गया, बट अगर आपको उस MCQ को सॉल्व करना है तो आपको उस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। आई मीन टू से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि MCQ कंपैरेटिवली उतना ही टाइम कंज्यूम करते हैं जितना एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करता है, अप्रॉक्स माइट भी थोड़ा 19-20 का फर्क हो, बट ले दे के बात बराबर है। ऐसी बात सर। और जहाँ तक अगर टाइमिंग की बात की जाए तो हमें टोटल मिलाकर 4 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें शुरुआत के 15 मिनट तो हमें रीडिंग टाइम मिलता है, और उसके बाद के 4 घंटे में हमें पेपर लिखना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करें। एक्चुअली जब मैंने अपने बहुत सारे कलीग्स से पूछा तो मोस्ट ऑफ देम टोल्ड मी कि यार मैंने तो सीधा केस स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और 15 मिनट में शायद 1 से 2 केस स्टडीज़ उन्होंने पढ़ा था। तो आई थिंक उन्होंने ये जो करा वो ये कंप्लीटली टाइम वेस्ट है, क्योंकि केस स्टडीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। आप जब फिर से पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा कि आप इसे पहले बार पढ़ रहे हो, तो एज सच कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला है केस स्टडी पढ़ के। अकॉर्डिंग टू मी जो रीडिंग टाइम का यूटिलाइजेशन बेस्ट हो सकता है कि ये आपको जो ये जो 15 मिनट दिया जाता है, इस 15 मिनट में ना आप सारे के सारे क्वेश्चन को रीड करो। इन केस स्टडीज को तो भूल ही जाओ कि केस स्टडी नाम का कुछ है भी क्वेश्चन है। आप कंप्लीटली क्वेश्चन को रीड करो। आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ICAI ने जो पूछा है वो कौन से सब्जेक्ट का है। तो आप क्वेश्चंस को रीड करो, उसके बगल में बस सब्जेक्ट का नाम लिखकर आगे बढ़ जाओ, और कुछ भी मत करो। हाँ, इसके अलावा आप एक काम और ये कर सकते हो कि अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो आप स्टार मार्क कर दो, अदरवाइज आप उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाओ। क्रॉस मार्क करके आगे बढ़ जाओ, मतलब कुछ ऐसा मार्किंग कर दो जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँ या ना करूँ बाद में। तो इससे ये होगा कि इसके बाद आपके पास पूरी एक मैपिंग हो जाएगी कि आपने इसके बाद आप प्रॉपर एक मैपिंग कर लोगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, कि एक्चुअली में आपने कहाँ, आपको किस पोर्शन में ज़्यादा यूटिलाइजेशन देना है, आपको कौन से केस स्टडीज़ को छोड़ना है। अगर आप केस स्टडी पढ़ते तो आपको सारे के सारा टाइम केस स्टडी 1 से 2 केस स्टडी पढ़ने में चला जाता, और उसके बाद भी आप कुछ इफेक्टिव कर नहीं पाते। तो अगर इसके बाद मैं अज्यूम करता हूँ कि आप 15 मिनट में, अज्यूम करने की क्या बात है, 15 मिनट में आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से सब्जेक्ट का, और क्या कौन आपके लेवल का और कौन आपके लेवल का नहीं है। नाउ मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले ऑडिट के सब्जेक्ट से स्टार्ट करो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ऑडिट इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं लिखना है। ऑडिट में वही है कि जो आपको दिख रहा है उसका आंसर को सीधा आपको बुक से कट कॉपी पेस्ट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से एक्स्ट्रा लिखते भी मतलब अगर आप खुद के वर्ड्स में आंसर लिखते भी हो तो ICAI आपको उसकी मार्क्स नहीं देने वाला, क्योंकि अगर ये ओपन बुक एग्जाम है तो ICAI इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, वो सारे के सारे उनके बुक से रहने चाहिए। और अगर उनके बुक के वर्ड्स में वो आंसर नहीं लिखे हो तो आई डोंट थिंक ICAI आपको ज़्यादा मार्क्स अवार्ड करने भी वाला है।
शायद ये 2 या 3 दे दे, बट इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करना। तो इसके बाद ये होगा कि आप सबसे पहले ऑडिट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद एफआर और एसएफएम से भी आई थिंक एक एक क्वेश्चन तो थ्योरी का जरूर पूछते हैं। तो जब आप ये थ्योरी के क्वेश्चन भी कर लोगे तो अप्रॉक्स आपके 50%, 45 to 50% पेपर आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आपके जो क्वेश्चन बचे होंगे वो ऐसे क्वेश्चन बचे होंगे जो डीटी, आईडीटी, एफआर, एएफएम, कॉस्टिंग, इन सारे सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि कंपैरेटिवली एक थ्योरी क्वेश्चन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाले हैं। तो अब आपका यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट होता है कि आप अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो जो कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, मतलब जिसे सॉल्व करने में आपके लिए कम टाइम हो और आप अपने अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लो। हाँ, आप उन क्वेश्चन को अवॉइड करने का प्रयास करना जो आईसीआई ने टाइम वेस्ट करने के लिए की। एक्चुअली अगर आप 13 नवंबर और 14 नवंबर दोनों दिन आईबीएस का पेपर हुआ था, कुछ जगह पे पोस्टपोन होकर 14 को हुआ था। तो अगर आप दोनों दिन के क्वेश्चन पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप यू विल फाइंड कि आईसीआई ने 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिसका पर्पस स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट सॉल्व करने में उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इस कारण से आप पेपर को 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड करो। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखो नवंबर 24 के अटेम्प्ट में, तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करा था जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने 3 घंटे 15 मिनट में अपने 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब मुझे 45 मिनट का टाइम बचा था 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने के बारे में, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं कि मुझे क्या लिखना है। और एमसीक्यू का बात किया जाए तो एमसीक्यू के लिए मेरे पास 45 मिनट थे। तो एक बेनिफिट ये है कि एमसीक्यू को बाद में करने का, कि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन छूटेंगे ना तो आपको उसको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और अगर आप एमसीक्यू पेपर देखोगे तो आपके एमसीक्यू पेपर में इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुक्का मारकर भी। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने 45 मिनट में करीब करीब 13 से 14 एमसीक्यू बनाए। मेरे 6 से 7 एमसीक्यू छूट रहे थे। 10 मार्क्स का तो वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था डिस्क्रिप्टिव, तो मैं उसे काउंट ही नहीं कर रहा। तो ये जो 6 से 7 क्वेश्चन मेरे छूट रहे थे, मैंने इन सारे के सारे को तुक्का मार दिया। लास्ट के 5 मिनट में तुक्का मार दिया, जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन ये एक्चुअली में क्या करना है। और जब बाहर निकल के मैंने अपने कलीग से डिस्कस करा कि यार इसका आंसर आपने क्या लिखा, तो उसके बेसिस पे मुझे पता चला कि 2 आंसर तो मेरे तुक्के में सही हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे 4 मार्क्स तो मिल गए ना विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। बट अगर आप एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव अगर दोनों को ब्लेंड करके सॉल्व कर रहे होते तो शायद आप एमसीक्यू पे फोकस कर देते और आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। और उस कारण से इम्पैक्ट ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ता कि आप एग्जाम्पशन के पास जाके रह जाते हैं या पासिंग मार्क्स के पास जाके रह जाते हैं। ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव साथ में सॉल्व कर रहा होता ना, तो मैं 5 घंटे में आई डोंट थिंक मैं करीब करीब 25 से 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन छोड़ देता, जो कि एमसीक्यू बनाने में काफ़ी स्लो बनाता। एक शुरुआत में वो जो प्रेशर होता है ना माइंड पे, वो प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो इस कारण से ये होता है कि हम एमसीक्यू काफ़ी लाइटली बनाते हैं और इस कारण से हमारा डिस्क्रिप्टिव का पेपर काफ़ी ज़्यादा छूट जाता है एज पर माई एक्सपीरियंस। तो इस बेसिस पे मैंने तो ऐसे ही प्रिपेयर करा और तकरीबन देखा जाए तो मेरे 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव छोड़ा जो कि मुझे आ नहीं रहा था, और 6 एमसीक्यू जो मैंने गलत बनाए उसमें से भी 2 तुक्का लगाया, उसमें से भी 2 सही हो गए। मतलब कि मेरे 4 एमसीक्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 4 एमसीक्यू गलत है और 2-3 शायद उधर मेरे गलत हो सकते हैं जो बाकी मैंने बनाया है एमसीक्यू 14 में से। तो कहीं ना कहीं फिर भी मैं एग्जाम्पशन का उम्मीद रख रहा हूँ आईसीआई से, जो कि एग्जाम्पशन की उम्मीद मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने जो डिस्क्रिप्टिव के थ्योरी वाले आंसर लिखे हैं वो आईसीआई के मॉडल से जस्ट कॉपी पेस्ट है। मैंने उनके वर्ड्स को डिट्टो कॉपी पेस्ट करा है अपने स्टडी में, अपने आंसर में। तो इस कारण से मुझे जो है सो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। हाँ, अब कमिंग टू वन मोर टॉपिक कि हमें क्या क्या मटेरियल्स लेकर एक्चुअली में एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए। आपको तो पता है, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा स्टूडेंट्स ट्रॉलीज में पूरे जितने भी आईसीआई के मॉड्यूल हैं, जितने भी उन्होंने टीचर से पढ़े सारे के सारे वो भर कर ले जाते हैं और उसके बाद एग्जाम से पहले सारे के सारे डेस्क पे वो सेट करके रख देते हैं और उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और यही स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है। इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है इस पेपर को सॉल्व करने का फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यही बोलूँगा कि आप आईसीआई के सारे मॉड्यूल ले जाओ। इसके अलावा आपने जिस भी टीचर के रेफरेंस बुक का यूज़ करा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, आप वो भी लेकर जाओ। हाँ, बट आप एक बात का ध्यान रखना कि आप जिस भी टीचर के बुक या मॉड्यूल लेकर जा रहे हो, उन टीचर के बुक या मॉड्यूल में जो वर्डिंग्स है वो आईसीआई के मॉड्यूल से ही कॉपी पेस्ट होनी चाहिए। अगर वो मॉड्यूल के लैंग्वेज को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं या तो फिर मॉड्यूल के लैंग्वेज को कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छोड़कर ही लिख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनके बुक से आंसर मत लिखो। अदरवाइज आईसीआई अगर देखिए, आईसीआई आपको अगर मॉड्यूल ले जाने के लिए दे रहा है, बुक ले जाने के लिए दे रहा है, तो आईसीआई इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप सारे के सारे पेपर को आप जितना भी आंसर लिखो आईसीआई के मॉड्यूल के बेसिस पे होना चाहिए। आईसीआई ने जो एक्सपेक्ट करा उसके बेसिस पे होना चाहिए, इन माई ओपिनियन। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, बट मुझे जो ऐसा लगता है
वो यही लग रहा है। तो आप इस बेसिस पे ये करो कि ट्राई करो कि जितने भी आंसर है ना वो आप मॉड्यूल से ढूंढ कर लिखो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है IBS के पेपर को पास करने का, इन थ्योरी पेपर स्पेशली। और जब आपका ये भी हो जाए तो हाँ, इसके अलावा मैं एक दो और चीज़ें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी टीचर के, अगर आपने CA फाइनल की पढ़ाई ढंग से कर रखी है ना, तो आपको मैं कोई भी टॉपिक अभी बोलूँ कि ये टॉपिक आप ढूंढ कर निकालो, तो आप मॉड्यूल से या उस रेफरेंस बुक से लेस देन 15 सेकंड्स में आप वो टॉपिक ढूंढ कर निकाल सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी टीचर के इंडेक्सिंग बुक की आपको जरूरत है। इंडेक्सिंग बुक इज इन माई ओपिनियन इज अ कंप्लीट टाइम वेस्ट। आप इसमें टाइम देने की जगह पर आप खुद से ही आप अपने फ्रेंड को बोलो कि मैं आपको टॉपिक बोल रहा हूँ, तुम वो टॉपिक तुम ढूंढ के निकालो, और मैं फिर तुम्हें टॉपिक बोलूँगा, तुम वो ढूंढ के निकालो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है आपकी एबिलिटी को चेक करने का कि आप कितना जल्दी इन चीज़ों को ढूंढ कर निकाल सकते हो। और जहाँ तक बात है, हाँ, जहाँ इसके अलावा वन मोर थिंग जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, ICI ने केस स्टडीज़ दे रखे हैं अपने मॉडल में। एंड मेरे बहुत सारे कलीग्स ने ये करा कि ICI के उस केस स्टडी को वो प्रिंट करके सेंटर पे ले गए, और वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ICI एग्जैक्टली सेम टू सेम यही केस स्टडी एग्जाम में पूछ देगा। तो आई डोंट थिंक ICI कभी भी इतना बड़ा लॉलीपॉप आपको दे सकता है। तो अल्टीमेटली मैं इतना बोलूँगा कि आप ट्राई करो कि मॉड्यूल से सारे का सारा आंसर को लिखने का प्रयास करो, और अगर आप दूसरे टीचर के बुक को यूज़ भी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि उनके बुक्स को एटलीस्ट ये ध्यान दे लो कि उनके बुक्स में जो वर्ड्स या जो भी लिखे हुए हैं वो ICI के मॉडल के हिसाब से है नहीं। अदरवाइज आप उनके रेफरेंस बुक का यूज़ मत करो, ये आपके लिए कंप्लीट टाइम वेस्ट होने वाला है, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ, इसके अलावा मैं IBS पेपर के एक प्रॉब्लम को भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे IBS पेपर काफ़ी बेटर लगा, और उसके पीछे का रीज़न भी है कि IBS एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जिन्होंने भी आर्टिकल से करी होगी उन्हें इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से आइडिया लग सकता है। क्योंकि IBS का जो पेपर था वो एक्चुअली अगर हम आर्टिकल से अपने एक्सपीरियंस को देखें ना, तो अगर हमारे पास कोई केस आता था तो उस केस में हमें कभी ये नहीं होता था कि ये FR का केस है, या ये AFM का केस है, या कॉस्टिंग का केस है, या ये लॉ का केस है। हमारे पास वो केस आता था, हमें उसे 360 एंगल से देखना पड़ता था कि इसमें लॉ का क्या आ रहा है, हमें इसे कैसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देना है, हमें इसके लिए क्या रिपोर्ट इशू करनी है, हमें इसके लिए इन पे क्या लॉ एंड रेगुलेशन लगेगा, इस पर इनका टैक्स कंप्लाइंसेस क्या होगा, हमें 360 डिग्री एंगल से चीज़ों को सोचकर जो है सो करना पड़ता था। तो अगर ICI इन सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर अगर एक पेपर में पूछ रहा है, तो आई थिंक दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और ये दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और मुझे लगता है कि यस, हमें ऐसे एक सब्जेक्ट की ज़रूरत थी CA फाइनल लेवल पे। बट प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ग्रुप 1 निकाल लिया, और ग्रुप 1 निकाल लिया है, और उसके बाद भी उन्हें IBS के पेपर देने की ज़रूरत पड़ रही है। बिकॉज ये ना एक काफ़ी उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जा रहा है। जस्ट इमेजिन, आपने ग्रुप 1 निकाल लिया, उसके बाद भी आपको ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर पेपर देने के लिए जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं दोगे तो शायद आप IBS में स्कोर ना कर पाओ। और अगर आपने एनी पास कर भी लिया तो आप उतना स्कोर ना कर पाओ जितना आप उम्मीद रख रहे थे, और शायद इसके कारण आपका ओवरऑल 150 लाने में दिक्कत हो जाए। ये एक काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये सिचुएशन शायद सुनने में इजी लग रहा हो, बट आप कभी उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो जिन्होंने ग्रुप 1 निकाल रखा है, और उन्हें केवल ग्रुप 2 के पेपर देने जाना है, और उसके बाद भी वो FR और AFM और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।